नमस्कार, कलाम एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है साथियों। मैं हूं विवेक। जैसा कि आप जानते हैं, कल की कक्षा थोड़े से विलंब से प्रारंभ हुई थी, तो आज पूरी क्षमा के साथ मैं पूरे समय पर आप लोगों के बीच में एक बार फिर से हाजिर हूं। इससे पहले कि आज की कक्षा को हम शुरू करें, मैं 3 महत्वपूर्ण बात आप सभी विद्यार्थियों से करना चाहता हूं। सबसे पहले, जो कलाम एकेडमी के ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को अगर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपके एप्लीकेशन पर जो ऑफलाइन का बचा हुआ कोर्स आपका वापस शुरू हुआ है और YouTube की ये अनवरत कक्षाएं चल रही हैं, तो इनमें से किसे चूज़ करें, तो आपको बिना किसी संकोच के पूरी तरह आश्वस्त होकर पहली प्राथमिकता एप्लीकेशन के ऊपर जो क्लासेस चल रही हैं उन्हीं को देनी है। उन क्लासेस को पूरी निष्ठा के साथ रेगुलरली देखना है, उनको रेगुलरली उनसे पढ़ना है, तैयारी करनी है, और फिर यदि समय मिले तो आप YouTube की कक्षाएं देख सकते हैं, अन्यथा कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपकी सारी कक्षाएं आपको वहां पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। दूसरी चीज, बाकी जो विद्यार्थी YouTube के जरिए जुड़े हुए हैं, अदर सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए हमसे जुड़े हुए हैं, उन्हें यदि ऐसा लग रहा है कि वो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को लेना चाहते हैं एप्लीकेशन पर, तो बहुत जल्द उनके लिए ऐसी सुविधा होगी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस रीट की तैयारी टीम कलाम के साथ ये पूरा प्रोग्राम जो आप YouTube के जरिए देख रहे हैं, बहुत जल्द ये बुक फॉर्मेट में आप लोगों के लिए आ रहा है। तो आप पाठ्य पुस्तक के तर्ज पर भी इन्हें पढ़ सकते हैं, इन सवालों का जो एनालिसिस है उसे देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की कक्षाओं की। और उससे पहले एक और शंका का मैं निवारण कर दूं यहां पर, कि आप में से कुछ विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा है कि सर एप्लीकेशन पर क्लासेस रहेंगी तो हम जो YouTube पर पढ़ रहे हैं हमारा क्या होगा। तो चिंता की कोई बात नहीं है, YouTube की कक्षाएं अनवरत जारी रहेंगी जब तक आपका साथ, सहयोग, समर्थन और स्नेह हम लोगों के साथ है। हम पूरी निष्ठा के साथ आपके लिए ऐसे ही लेक्चर्स बनाकर, ऐसा ही कंटेंट बनाकर लाते रहेंगे। तो आइए दिन की शुरुआत करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के एक बेहद खास टॉपिक से, जिसका नाम है व्यक्तित्व। पिछली कक्षा में हमने न सिर्फ व्यक्तित्व की परिभाषा देखी थी, बल्कि यह भी देखा था कि व्यक्तित्व के मापन के क्या तकनीक है जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो आइए आज पहले आलपोर्ट की उस परिभाषा से ही चलते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि आलपोर्ट के आने से पहले 49 किस्म की परिभाषाएं थी और आलपोर्ट ने उनसे लेकर एक अकेली परिभाषा बनाई, 50वीं परिभाषा बनाई और सभी को समग्र किया। परिभाषा की खामी सिर्फ इतनी सी थी कि आंतरिक जो व्यवस्था थी, आंतरिक जो गुण थे, आंतरिक जो विशेषताएं होती हैं व्यक्तित्व की, उन पर उन्होंने ज्यादा बल दिया, जबकि व्यक्तित्व में आंतरिक और बाहरी तत्व दोनों समान रूप से सम्मिलित होते हैं। आप जानते हैं व्यक्तित्व पर्सोना नाम के एक शब्द से निकला है, जो कि लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा, जो कि नाटक करते वक्त कलाकार अक्सर पहना करते हैं। यानी व्यक्तित्व आप कह सकते हो कि आपके जीवनचर्या का, आपके अपने आप का, आपके स्वत्व का, आपके स्वयं का एक किस्म का मुखौटा है जो आप दुनिया के सामने प्रदर्शित करते हैं। इसी चीज को लेकर एक सवाल था जो रीट ने 2015 में पूछा था। बहुत सरल सा सवाल था। ये देखते हैं कि बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। बाह्य आभास यानी एक्सटर्नल, बाहरी तत्व जो है, सुपरफिशियल जो है, उस तत्व के आधार पर जब किसी के व्यक्तित्व का वर्णन किया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण या फिर प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। बेहद सरल सवाल है। ये उन सवालों में है, जैसे मैं अक्सर कहता हूं, जो चीख चीख कर कहते हैं कि मुझे गलत मत कर देना बिल्कुल भी। और इस सवाल को आप, मैं जानता हूं, गलत नहीं कर सकते, क्योंकि बाहरी तत्व की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है ये सतही दृष्टिकोण है। हम एक बेहद सरल से उदाहरण से समझते हैं, बहुत लॉजिकल लेवल पर नहीं जाते हैं, एकदम साधारण स्तर पर जाते हैं। आजकल जिस तरह से देखा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर अच्छे कपड़े पहन ले और थोड़ा सा महंगे कपड़े, अच्छे का मतलब मैं कह रहा हूं महंगे कपड़े पहन ले और कुछ इस तरह की अच्छी मोटर गाड़ियां रख ले, तो हमें लगता है कि उसका व्यक्तित्व भी शानदार होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। व्यक्तित्व में उसके अलावा, वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है व्यक्तित्व का, व्यक्तित्व में उसके अलावा ऐसे हजारों लाखों तत्व हैं, उसके इनर क्वालिटीज हैं, उसकी आंतरिक चारित्रिक विशेषताएं हैं जो उसके व्यक्तित्व को शानदार बनाती हैं। विवेकानंद जी के जीवन की एक कहानी भी है जो मुझे अक्सर इस तरह के प्रश्न को देखते वक्त याद आ जाती है। मैं आप लोगों से भी साझा करता हूं कि शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में जब वो अमेरिका गए थे भाग लेने के लिए, उस दौरान एक बार वो अमेरिका की सड़कों पर घूम रहे थे और वहां पर एक भद्र महिला ने उनको देखकर उन पर टिप्पणी करी। उस भद्र महिला ने कहा कि देखो इनके कपड़े देखो यार, क्या गरीब आदमी, गंवार आदमी,
लुक एट दिस पर्सन, और काफी तिरस्कृत नजरों से देखा। तब विवेकानंद जी ने कहा कि हे देवी, यह बात सत्य है कि मेरे कपड़े इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आपके देश में किसी के व्यक्तित्व का निर्माण, किसी के चरित्र का निर्माण कपड़ों से होता है, कपड़ों से किया जाता है, बल्कि लेकिन मेरे देश में किसी के चरित्र का निर्माण उसके माता पिता और गुरु के दिए हुए संस्कारों से किया जाता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब बाहरी आभास के आधार पर बाहरी तत्वों को सम्मिलित करते हुए आप किसी के व्यक्तित्व को जांचने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ही सतही दृष्टिकोण होगा। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न देखते हैं कि व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण, देखिए मैं अक्सर यह बात कहता हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं, आज फिर ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए, यह बात हो सकती है कि आप जो भी पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं, आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, आप एनआईओएस से पढ़ रहे हैं, आप अपने अपने टीचर्स के नोट्स से पढ़ रहे हैं, इट्स वेल एंड गुड, लेकिन अंग्रेजी का जो रूपांतरण है, अंग्रेजी का जो ट्रांसलेशन है, उस शब्द का, उस पर जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि हिंदी के शब्दों में अक्सर हेरफेर हो जाता है किंतु अंग्रेजी के शब्दों में हेरफेर नहीं होगा। यह बात यहां पर प्रकारात्मक वर्गीकरण से जो कह रहा है वो कह रहा है टाइप थ्योरी की। टाइप थ्योरी की बात कर रहा है। क्या होती है टाइप थ्योरी और क्या होती है ऐसी थ्योरीज, आइए पहले उसे जानते हैं, उसके बाद फिर इस प्रश्न पर आएंगे। वैसे सवाल के जवाब आप में से कई विद्यार्थी कमेंट्स में दे रहे हैं, सही जवाब ही दे रहे हैं। आइए पहले समझते हैं कि व्यक्तित्व के प्रकार क्या हैं। व्यक्तित्व के दरअसल दो प्रमुख प्रकार माने गए हैं। अगर हम शुरुआती चरण पर, अगर हम परीक्षा के दृष्टिकोण से या फिर अध्ययन के दृष्टिकोण से देखें, दो प्रमुख प्रकार माने गए हैं, जिसमें पहला है प्ररूप उपागम। देखिए एनसीईआरटी में इसके लिए शब्द यह दिया हुआ है। अब आप प्ररूप उपागम पढ़ के याद कर लें और परीक्षा में जैसे आ जाए प्रकारात्मक वर्गीकरण तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हिंदी में जो शब्द दिया है अच्छी बात है, उसे याद रखिए, लेकिन अंग्रेजी के रूपांतरण को भी जरूर देखिएगा। तो प्ररूप उपागम की जो बात हुई है टाइप थ्योरी, और दूसरा है आपका ट्रेट थ्योरी, विशेषक उपागम जिसे हम कहते हैं। अब इस टाइप और ट्रेट थ्योरी में क्या होता है, नीचे दोनों के बारे में दो बिंदु लिखे हुए हैं कि व्यक्ति के प्रेक्षित व्यवहार परक विशेषताओं के कुछ व्यापक स्वरूप का परीक्षण करके मानव के व्यक्तित्व को समझा जाता है, और दूसरा है आपका जो विशेषक उपागम जिसको हम ट्रेट थ्योरी कह रहे हैं, यह विशिष्ट मनोवैज्ञानिक गुणों पर बल देता है जिसके आधार पर व्यक्ति संगत और स्थिर होते हैं। समझने की चेष्टा कीजिए, बहुत सरल है। टाइप थ्योरी का मतलब है टाइप शब्द से, यह आदमी इस टाइप का है, इसका व्यक्तित्व इस टाइप का है। अंग्रेजी का एक कथन भी है मॉर्गन का दिया हुआ, टाइप थ्योरी इज नथिंग बट अ क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बहुत सारे इंडिविजुअल्स में पाए जाएं और वही क्लास जो उनकी बनेगी उसको आप टाइप कह देंगे, यानी सब में एक समान वो चीज पाई जाए, इसे टाइप थ्योरी कहते हैं। ट्रेट थ्योरी में क्या होगा कि आपके अंदर वो जो कैरेक्टर है, वो जो गुण है, वो जो विशेषता है, वो जो व्यक्तित्व का पक्ष है, वो कम ज्यादा हो सकता है। टाइप थ्योरी, जैसे कि मैं एक उदाहरण से कहूं कि टाइप थ्योरी कहेगी कि यह व्यक्ति शक्तिशाली है, यह व्यक्ति सुडौल है, यह व्यक्ति सुडौल नहीं है, वो व्यक्ति अच्छा है, यह व्यक्ति बुरा है, यह गुस्सैल है, वो गुस्सैल नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ उदाहरण के आधार पर समझा रहा हूं। जब हम ट्रेट थ्योरी पर आएंगे तो ट्रेट थ्योरी कहेगी ये मनुष्य अधिक शर्मीला है, वो थोड़ा कम शर्मीला है, यानी शर्मीले हैं लेकिन डायमेंशन अलग अलग हैं। एक ही व्यक्तित्व के एक ही पहलू के बहुत सारे पक्ष दिख रहे हैं हमें, यह ट्रेट थ्योरी है और ये ट्रेट है उस चीज का। और टाइप कहता है कि टाइप फिक्स कर देता है कि यह व्यक्ति फिक्स इसी तरह का है। क्लियर? अब आइए
इस प्रश्न पर चलते हैं कि व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किस व्यक्ति ने प्रस्तुत किया। तो साहब ग्रीस में एक बहुत शानदार डॉक्टर थे जिनका नाम था हिप्पोक्रेट्स, और हिप्पोक्रेट्स ने यह प्रकारात्मक वर्गीकरण, सबसे पहले टाइप थ्योरी की बात करी। अब हिप्पोक्रेट्स कौन थे? याद रखने के लिए एक चीज याद रखिएगा, आपके परिवार में यदि कोई डॉक्टर है, नर्स है, कोई मेडिकल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे जरूर पूछिएगा कि जब भी कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है तो उसे एक हिप्पोक्रेट्स ओथ दिलवाई जाती है। हिप्पोक्रेट्स ने एक शपथ पत्र लिखा था जो हर डॉक्टर को पूरे विश्व में, भारत में भी इवन, जब भी कोई मेडिकल प्रैक्टिस शुरू करता है तब उसे वो शपथ लेनी पड़ती है। वो शपथ होती है कि मैं ईश्वर को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि मैं कभी भी अपने पेशे के साथ दगा नहीं करूंगा, मेरे शिक्षकों ने जो मुझे सिखाया है मैं उसका पूरी निष्ठा के साथ पालन करूंगा, मैं अपने निजी जीवन से ऊपर हमेशा अपने फर्ज को तवज्जो दूंगा। और इसका जीता जागता उदाहरण आज कोरोना की वैश्विक महामारी में जो डॉक्टर्स दिन रात एक करके जी जान से इस धरती को और मानवता को, आपको, हमको बचाने में लगे हुए हैं, वो इसका जीता जागता उदाहरण है। यह शपथ हिप्पोक्रेट्स की ओथ है, हिप्पोक्रेट्स की शपथ है, जो अक्सर मेडिकल स्टाफ जो होते हैं वो लिया करते हैं, उससे भी आप याद रख सकते हैं। और यही हिप्पोक्रेट्स थे जिन्होंने व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। क्लियर? अब क्या वर्गीकरण प्रस्तुत किया इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि मानव शरीर जो है उसमें कुछ विशेष किस्म के फ्लूइड्स होते हैं। फ्लूइड्स कुछ ऐसे तत्व होते हैं और उन तत्वों के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। हालांकि भारत में भी उस जमाने में ऐसे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हुए हैं, चाहे वो सुश्रुत हों, चाहे वो चरक हों, जिन्होंने वात, पित्त, कफ और इस प्रकार से मनुष्य के अंदर, व्यक्ति के अंदर जो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसको डिफाइन करने की बात कही है। आइए एक चार्ट से समझते हैं कि हिप्पोक्रेट्स जिन 4 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं वो 4 वर्ग क्या हैं जिनके अंतर्गत इन्होंने किसी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया है, वर्गीकरण किया है। यह ग्राफ इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। हिप्पोक्रेट्स दरअसल 4 किस्म के फ्लूइड्स की बात करते हैं। ये 4 फ्लूइड्स अलग अलग हैं। सबसे पहला आप यहां देख सकते हैं सिंग्युआइन, जिसमें 2 एडिशन बने हुए हैं। इसको याद करेंगे, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, साथ बने रहिएगा। बहुत सरलतम ये टॉपिक है और बहुत शानदार आपको समझ में आएगा। और दूसरा उन्होंने कहा कॉलेरिक, तीसरा वो कहते हैं मेलैंकोहॉलिक, और चौथा वो कहते हैं फ्लैग्मेटिक। अब जो 4 तरह के उन्होंने फ्लूइड्स बताए थे वो क्या क्या थे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्लैग्मेटिक का अर्थ है कफ प्रवृत्ति वाले व्यक्ति, ये इन्होंने बताया फ्लैग्मेटिक का अर्थ। उसके बाद इन्होंने बताया कॉलेरिक। कॉलेरिक का मतलब होता है पीले पित्त। देखिए कलर कॉम्बिनेशन की जो बात कह रहे हैं, सिंग्युआनिक का अर्थ होता है अधिक रुधिर, यानी रेड कलर की यहां पर बात हो रही है। और मेलैंकोहॉलिक का अर्थ है काले पित्त। अब इस सवाल किस प्रकार का बनेगा, यदि बनेगा तो देखिए इसमें 3 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, याद करनी है। पहली चीज इन 4 के नाम, दूसरी चीज उन 4 से जो रंग जुड़ा हुआ है, रुधिर, कफ, रुधिर मतलब लाल खून की बात यहां पर हो रही है, काले पित्त और पीले पित्त। और तीसरी बात, यदि वो इस तरह का नाम दे दे, वो कॉलेरिक बोल दे, वो आपको मेलैंकोहॉलिक बोल दे, वो आपको फ्लैग्मेटिक बोल दे, वो सिंग्युआनिक बोल दे, तो आपको क्या याद रखना है इससे कि उस पर्टिकुलर वस्तु स्थिति में उस व्यक्ति का चरित्र कैसा होगा, उसका कैरेक्टर कैसा होगा, यह भी आपको साथ में याद रखना है। आइए समझते हैं। जब यह बात करते हैं अधिक रुधिर वाले व्यक्ति की,
तब ये कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति शारीरिक रूप से सबल यानी स्वस्थ और संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं। तो एस से सैंग्वाइन, याद रखिएगा, एस से स्वस्थ, स से सैंग्वाइन, स से स्वस्थ, स से स्थिर, स से सबल और स से स्टेबल। याद रहेगा, यानी पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव जो है वो एस से हो रहा है। जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, सक्सेस भी एस से ही शुरू होती है। आपके जीवन में जो पॉजिटिविटी है वो आपको सक्सेसफुल बनाएगी रीट की परीक्षा में। इस प्रकार के निमोनिक से आप इसे याद करने की कोशिश कीजिए, चेष्टा कीजिए, आपको चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो सैंग्वाइनिक की जब ये बात करते हैं तो वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अधिक रुधिर वाले होते हैं, जिनका अधिक रुधिर पक्ष जो है वो अधिक मजबूत होता है, शारीरिक रूप से सबल, संवेगात्मक रूप से स्थिर और संतुलित होते हैं। क्लियर? उसके बाद जब हम इधर बढ़ेंगे तब हम कॉलेरिक पर जाएंगे। सी से कॉलेरिक, चुस्त होंगे किंतु चिड़चिड़े होंगे। सी से चुस्त, सी से चिड़चिड़ा। इंग्लिश के फॉर्मेट में याद करने की कोशिश कीजिए इसको, ठीक है। अब ये व्यक्ति क्या होंगे, ये संवेगात्मक रूप से कमजोर होंगे किंतु शारीरिक रूप से शक्तिशाली होंगे। संवेगात्मक रूप से कमजोर होंगे किंतु शारीरिक रूप से शक्तिशाली होंगे। और जब मैं मेलेंकोहॉलिक की बात करूंगा तो ये संवेगात्मक और शारीरिक दोनों तरह से कमजोर होंगे, दोनों तरह से कमजोर होंगे, ठीक है। और फ्लैग्मेटिक की जब मैं बात करूंगा तो ये संवेगात्मक रूप से सशक्त होंगे किंतु शारीरिक रूप से कमजोर होंगे। फ्लैग्मेटिक की बात करूंगा जब मैं कफ प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की बात करूंगा। भाई कफ जिसके आ रहा है, हो सकता है इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन यदि इस तरह से याद कीजिएगा, यदि किसी को कफ आ रहा है तो जरूर शारीरिक रूप से कमजोर होगा, लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर होगा तो मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से वो क्या होगा, स्वस्थ होगा। संवेगात्मक से माफ कीजिएगा, क्या होगा, स्वस्थ होगा। तो ऐसे लोग होंगे फ्लैग्मेटिक। क्लियर है? याद रहेगा, ये निमोनिक याद रहेगा। तो देखिए तीन चीजें हैं इसमें, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से चीजें मेमोराइज हो जाएं, याद हो जाएं। सबसे पहली चीज याद कर लो ढंग से, चलो पता देखो। सैंग्वाइनिक क्या होगा, जिसमें अधिक रुधिर होंगे। एस से सैंग्वाइन यानी एस से सक्सेसफुल, एस से स्टेबल, एस से स्वस्थ, एस से संवेगात्मक रूप से, शारीरिक रूप से हर तरह से स्वस्थ। इस सैंग्वाइन के पास है कॉलेरिक, चिड़चिड़ा है। कैसा है, चिड़चिड़ा है। चिड़चिड़ा है तो क्या होगा भाई, संवेगात्मक रूप से कमजोर होगा। भाई हट्टा कट्टा ताकतवर आदमी भी संवेगात्मक से तो कमजोर हो ही सके है। बोले कौन चिड़चिड़ो आदमी है, घणो ही ठाडो है, देख बाम एकदम बढ़िया बलिष्ठ पर चिड़चिड़ो है, अड़ग चूंटलो है। तो ये ऐसे व्यक्ति होंगे कॉलेरिक। पीले पित्त वाले, साथ में कलर कॉम्बिनेशन भी याद रखना। ये दो याद हो जाएंगे तो बाकी अपने आप याद हो जाएंगे। अब फ्लैग्मेटिक है जो कफ युक्त है। फ्लैग्मेटिक, फ्लैग्मा कफ को ही कहा जाता है, श्लेमा कफ एक ही बात हो जाती है यहां पे। तो फ्लैग्मा यानी कफ की ही यहां पर बात हो रही है। तो फ्लैग्मेटिक जो होंगे वो क्या होंगे, कफ हो रहा है यानी शारीरिक रूप से कमजोर हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। और ठीक इसी प्रकार से जब मेलैंकोहॉलिक की बात करेंगे तो ये दोनों ही पक्ष इनके कमजोर होंगे, शारीरिक भी और मानसिक भी, या माफ कीजिएगा संवेगात्मक भी। और ये काले पित्त के अंदर आएंगे। भाई ब्लैक का मतलब क्या होगा, सब कुछ नेगेटिव, अंधेरा, रात, सब कुछ नेगेटिव है ब्लैक का मतलब। तो मेलैंकोहॉलिक को आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। क्लियर है? यहां पर मैं एक और चीज आपको बता दूं, एक और चीज पर आपका ध्यान दिला दूं। उस चीज को आप ध्यान से सुनेगा, एकदम कंसंट्रेशन के साथ, कि इस प्रकार की स्टडी से जुड़ी हुई स्टडी, जब हम टाइप थ्योरी को पढ़ते हैं तो एक यंग नाम के एक और मनोवैज्ञानिक को पढ़ते हैं। युंग ने क्या किया, कहा कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर किसी भी व्यक्ति का जो कैरेक्टर है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसका जो व्यक्तित्व है, दो टाइप का होता है। किसने कहा, युंग ने कहा। क्या कहा कि व्यक्तित्व कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। पहला है अंतर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का मतलब अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट, और बहिर्मुखी का मतलब एक्सट्रोवर्ट। आप बोलोगे गुरुजी ये बताते बताते वहां कैसे पहुंच गए? कारण है, ध्यान से सुनिएगा।
इस ग्राफ को जब आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर देखते हैं, पढ़ते हैं, तो इस ग्राफ के जरिए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट होगा कि इंट्रोवर्ट होगा। कैसे लगाया जाएगा अंदाजा, आइए देखते हैं। इस ग्राफ को कुछ इस तरह से स्केच किया जाता है, फिर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस ग्राफ को स्केच किया जाता है और इस तरह से स्केच करके आप मुझे यह बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा व्यक्ति? बोलो भाई, अधिक रुधिर वाले, सैंग्वाइन। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना? अरे हां या ना? तो अब जो सैंग्वाइनिक होंगे, अधिक रुधिर वाले होंगे, वो स्टेबल होंगे। तो आप यहां लिख दीजिए इमोशनली स्टेबल। मैं एक कलर और ले लेता हूं, डार्क कलर, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। इस सेक्शन में होगा इमोशनली स्टेबल। माफ कीजिएगा, इमोशनली स्टेबल, स्थिर। और ऊपर जो है वो इसको लिख दिया जाता है एक्सट्रोवर्ट। यानी ऐसे व्यक्ति, सैंग्वाइनिक व्यक्ति, एक्सट्रोवर्ट भी हैं, इमोशनली स्टेबल भी हैं। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन जब मैं फ्लैग्मेटिक की बात करूंगा तो वो इमोशनली तो स्टेबल हैं। देखिए यहां वही चीज आ गई, संवेगात्मक रूप से सशक्त लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर हैं, तो इनको आप इंट्रोवर्ट लिख दो यहां पे। ठीक है, युंग की जो परिभाषा है उसको हम इसी चार्ट के आधार पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये इमोशनली स्टेबल है तो ये इमोशनली अनस्टेबल होगा। क्लियर? और जब ये इधर इमोशनली अनस्टेबल है, इधर इंट्रोवर्ट है, तो इस सेक्शन में जो होगा वो क्या होगा? मेलेंकोहॉलिक, काले पित्त वाले, जो शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ हैं, असक्षम हैं और मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, माफ कीजिएगा, संवेगात्मक रूप से भी कमजोर हैं। और जब इनकी बात करेंगे, जब कॉलेरिक की बात करेंगे, पीले पित्त वालों की बात करेंगे, कॉलेरिक यानी चुस्त किंतु चिड़चिड़े। चिड़चिड़े कौन कैसे होते हैं? मानसिक रूप से चिड़चिड़े होते हैं, शरीर पर थोड़ी कोई असर पड़ता है। तो संवेगात्मक रूप से कमजोर होंगे किंतु शारीरिक रूप से शक्तिशाली होंगे। तो एक्सट्रोवर्ट बट इमोशनली अनस्टेबल। यह पूरा ग्राफ है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर लो अभी इसी वक्त और क्लियर करो खेल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यह हिपोक्रेट ने जो परिभाषा दी थी, इसके बाद एक व्यक्ति की परिभाषा और बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है और उस व्यक्ति का नाम था शेल्डन। शेल्डन ने शरीर के बनावट के आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित किया था और 3 उसके स्तर बताए थे, 3 उसके पक्ष बताए थे। पहला था एक्टोमॉर्फिक, दूसरा था मीजोमॉर्फिक और तीसरा था एंडोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक। अब इनके शरीर की बनावट से ही आप देख सकते हैं। इस चित्र को हल्का सा दिमाग में मेमोराइज रखिएगा, मैं टेबल दिखा रहा हूं अब आपको। सबसे पहले एंडोमॉर्फिक की बात करते हैं। ये एंडोमॉर्फिक, देखो इस व्यक्ति को समझ लो, ठीक है, ये रामू है, इस रामू को एंडोमॉर्फिक समझो आप। कैसा होगा ये शक्तिहीन होगा, मोटे तथा कोमल शरीर वाले, जिसको अपन कहते हैं ना थुल शरीर वाले, वो। फिर आता है मीजोमॉर्फिक। मीजोमॉर्फिक को देखने के लिए सबसे पहले आप इससे समझिएगा, ये श्यामू ले लो, चलो। श्यामू मीजोमॉर्फिक है, शरीर काफी गठीला है, काफी सेहतमंद भी लग रहे हैं श्यामू जी। तो मीजोमॉर्फिक शारीरिक रूप से संतुलित होते हैं और अच्छा स्वास्थ्य होता है, फुर्तीला बदन इनका होता है, ये मीजोमॉर्फिक के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है एक्टोमॉर्फिक, पतला दुबला सा एक आदमी है, आप देख रहे हो। और एक्टोमॉर्फिक क्या होता है? कमजोर, शक्तिहीन, लंबे दुबले पतले शरीर। ठीक है, तो ये
जो शारीरिक बनावट है इसके आधार पर पर्सनैलिटी की जो टाइप है, एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, ये किस व्यक्ति ने दी? शेल्डन ने दी है। और शेल्डन ने क्या कहा भाई, एंडोमॉर्फिक कैसे होंगे? आराम मतलब सामाजिक और स्नेहशील, आराम करना भाई अपन तो कोई मतलब को नहीं। मीजोमॉर्फिक क्या होगा भाई? शरीर गठीला है तो साहसी होगा, निडर होगा, फुर्तीला होगा, कर्मठ होगा, काम करेगा, मेहनत करेगा और रीट भी क्लियर कर लेगा। एक्टोमॉर्फिक जो होंगे वो कैसे होंगे? निराशावादी। जैसे कई लोग नहीं होते निराशावादी, कदोसी परीक्षा, हे भगवान अगले साल हो, हे भगवान जब भी हो आपको सेलेक्ट होना है यार, क्या पूछ रहे हो फालतू की चीजें। चलो, तो एक्टोमॉर्फिक कौन से होंगे? निराशावादी। मीजोमॉर्फिक कौन से होंगे? आशावादी और साहसी। और एंडोमॉर्फिक, ये फोटो देख के लग रहा है कि एंडोमॉर्फिक का मतलब है आपने तो खाता रहे हो और पढ़ा रहे हो, कोई मतलब को नहीं, परीक्षा होती जो दोषी मन तो सेलेक्ट होना को नहीं, इस प्रकार से। ठीक है, आ जाइए अब एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बड़ा सरल सा है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किन विशेषताओं के आधार पर भिन्न होता है। सबसे पहले तो मुझे यह बताओ कि जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व है, यह परिभाषित सबसे पहले किस व्यक्ति ने कहा था, किया था? यह युंग ने किया था, याद रहेगा। देखिए कौन सी ऐसी प्रवृत्ति है, कौन सी ऐसी विशेषता है जो इन दोनों को अलग करती है? तो यही वो विशेषता है जो इन्हें अलग करती है कि मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर देता है। भाई बहिर्मुखी व्यक्ति है तो भावनाओं को अभिव्यक्त करेगा, अंतर्मुखी है जो मन में दबाए रखेगा, जो देखिए आप अपने बौद्धिक कार्यों में ही डूबा रहता है, बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर है, पसंदगी नापसंदगी की बात है, मजबूत भावनाएं। भाई भावनाएं तो सब में हो सकती हैं, पसंदगी नापसंदगी की भी सब कुछ हो सकती है, लेकिन अभिव्यक्ति के आधार को यह माना जाता है कि कोई व्यक्ति बहिर्मुखी है या अंतर्मुखी है। अंतर्मुखी व्यक्ति थोड़ा सा शर्मीला होता है, थोड़ा सा असहज होता है, लोगों में मिलने में, सोशलाइज होने में थोड़ा सा कतराता है, घबराता है। लेकिन जो बहिर्मुखी है वो सबसे बात करता है, एकदम खुल के, पूरे एकदम निस्वार्थ भाव से और पूरी उसी चंचलता चपलता से बात करता है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आरटेट लेवल 1 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनके भंडार ग्रह में निम्न में से कौन सा है? इदम अहम, परम अहम या पराहम जिसे हम कहते हैं, या फिर इदम एवं अहम। अब ये इदम अहम परम अहम जो भी आया है, ये आते ही सबसे पहले दिमाग में एक व्यक्ति का नाम स्ट्राइक होता है जिनका नाम है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड मनोविज्ञान की दुनिया के बेताज बादशाह। इनके जैसा मनोवैज्ञानिक न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने मनोविश्लेषणवाद, जिसे एक संप्रदाय भी कहा जाता है, और उसके प्रवर्तन के साथ साथ जितनी शानदार थ्योरियां इन्होंने दी है, हालांकि ठीक है ये अलग बात है कि इनकी जो थ्योरीज है उनका कईयों ने खंडन भी किया है, कई जगह दोष भी हैं उनमें, किंतु फिर भी जिस प्रकार से जो सम्मान सिगमंड फ्रॉइड का मनोविज्ञान की दुनिया में है, सिगमंड फ्राइड का मनोविज्ञान की दुनिया में है, वैसा किसी अन्य मनोवैज्ञानिक का नहीं है। आइए तो फ्राइड के सिद्धांत को, मनोविश्लेषणवाद को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दरअसल सिगमंड फ्राइड कहते हैं। तो सिगमंड फ्राइड का जो सिद्धांत है वो सामवेगिक द्वंद्वों के स्रोत एवं परिणाम तथा इनके प्रति लोगों की प्रतिक्रिया पर विचार किया गया है। क्या किया गया इसमें कि किसी व्यक्ति के अंदर यदि कोई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट का क्या तो कारण है, और क्या उस कॉन्फ्लिक्ट से, उस द्वंद्व से, उस डायलेमा से रिजल्ट निकल रहा है, परिणाम निकल रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है, आउटकम निकल रहा है। और न सिर्फ आउटकम बल्कि वो निष्कर्ष देखने के बाद लोगों की क्या प्रक्रिया या प्रतिक्रिया है, उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया, क्या रिएक्शन, क्या रिस्पॉन्स लोग दे रहे हैं, ये सारी चीजें सिगमंड फ्रॉइड के इस सिद्धांत में स्टडी की जाती है। सिगमंड फ्रॉइड क्या कहते हैं? सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं मनुष्य की चेतना के 3 स्तर हैं, जिसके अंतर्गत वो अपनी भावनाओं को परिभाषित करता है, अभिव्यक्त करता है। वो 3 स्तर किस प्रकार के हैं? पहला स्तर कहा जाता है इसमें चेतन स्तर, जिसके अंतर्गत वो चिंतन और भावनाएं, क्रियाएं आती हैं जिनके प्रति लोग जागरूक रहते हैं। दूसरा है पूर्व चेतन स्तर, जिसके अंतर्गत वे मानसिक क्रियाएं आती हैं जिनके प्रति लोग तब जागरूक होते हैं जब उन पर सावधानी पूर्वक ध्यान केंद्रित करते हैं।
और तीसरा स्तर है अचेतन, जिसके अंतर्गत ऐसी मानसिक क्रियाएं आती हैं जिनके प्रति लोग जागरूक नहीं होते। अब मैं मानसिक तो नहीं, शारीरिक एक आपको उदाहरण से समझाता हूं ताकि ये चीजें आपको थोड़ी सी विजुअलाइज होनी शुरू हो। ये जो उदाहरण मैं इधर उधर हमारे आपके जीवन के आसपास के लिया करता हूं, मैं नहीं जानता आपको ये पसंद आते हैं या नहीं आते, लेकिन फैक्ट ये है इनको लेने के पीछे कि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट विजुअलाइज होगा। अब इसे समझने के लिए आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि आप एक पेन को उठाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके दिमाग को, आपके शरीर को, आपके पूरे शरीर के अंग अंग प्रत्यंग को पता है कि आपने भाई जी पेन उठाया है। यह क्या है? चेतन गतिविधि है। मान लीजिए आप सांस ले रहे हैं, मान क्या लीजिए लेते ही हो यार 24 घंटे, सुबह शाम दिन रात लगातार चलती रहती है ये कार्य क्रिया। तो अब ये जो सांस लेने की क्रिया आपको तो नहीं पता है, कभी सोचते हो कि अच्छा आज 80 किलो सांस ले ली, 80 बार सांस ले ली, नहीं पता करते ना। क्या होता है इस क्रिया में? आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, और ये प्रक्रिया में जब आप ध्यान देने लग जाएं, जैसे अभी आप ध्यान देने, अच्छा सांस ली, सांस छोड़ी, तो यहां पर आपने जब जागरूक होकर ध्यान लगाया तब आपको पता चला कि शरीर में ये कार्यक्रम भी चल रहा है, अपने पता ही नहीं चलता। और तीसरा है अचेतन, ऐसी चीजें जिनके बारे में जागरूक हो ही नहीं सकते हम, जैसे मान लो शरीर के अंदर जो ब्लड वेसल्स में खून दौड़ रहा है, हमको क्या पता दौड़ रहा है वो अपने हिसाब से, ठीक है। मैंने एक शारीरिक क्रिया के आधार पर बताया, इस प्रकार से मानसिक क्रियाओं के आधार पर फ्राइड ने भी चेतना के स्तर का विभाजन किया था। अब यह विभाजन करने के बाद फ्राइड बोलते हैं व्यक्तित्व की संरचना की बात। फ्राइड कहते हैं व्यक्तित्व के 3 पक्ष हैं। क्या क्या? इदम अहम पराहम, या जिसे कई बार परम अहम भी कहा जाता है। इदम यानी इड, अहम यानी ईगो, पराहम परम अहम यानी सुपर ईगो। इड ईगो, सुपर ईगो। और फ्राइड कहते हैं कि इड को, माफ कीजिएगा इस पर अपन बाद में आते हैं, पहले इसे समझ लेते हैं। अब ये इड ईगो सुपर ईगो क्या है? ये आइसबर्ग थ्योरी है जो फ्राइड ने कही थी। देखिए, अब इसके अंतर्गत वो सारी इच्छाएं, दमित इच्छाएं जो हैं वो इड के अंतर्गत आ जाती हैं। इड के अंतर्गत वो दमित इच्छाएं हैं जो कभी भी परिलक्षित नहीं हो पाती, नजर नहीं आती हैं। समझिए, बहुत सरल उदाहरण। एक आप क्लास में बैठे हो, आपका कोई दोस्त बगल में बैठा, उसके पास एक बहुत शानदार पेन है, बहुत प्यारा सुंदर सा पेन, महंगा पेन, और वो दोस्त उस पेन को टेबल पे रख के चला गया पानी वानी पीने के लिए। आप उस टेबल पे उसके पास में बैठे हो और आप उस पेन को देख रहे हो और आपके मन में एक विचार आए, इन्हें चोर लिया, अरे जेब में गाल लिया, नहीं इन्हें थैला में गाल लिया, बिन के बेरो पटसी। ये इड है। क्लियर? फिर कहीं मन में बात आती है, पागल है क्या, अरे तेरो भाई लो है वो, शर्मानी चाहे तने, ओड मान को और चोरी करसी, थू। ये क्या है? ये परम अहम है। अब इसको सोचकर जब आपको, क्योंकि आपकी एक इच्छा तो है, उसको आप पूरी करना चाहते हो, कैसे पूरी करोगे? वो दोस्त जैसे ही पानी पी के आए, आप उसे कहोगे कि यार पेन बड़ा शानदार है, रुक एक काम कर, ये अभी जो सर की क्लास होने वाली है ना, थाला पेन से नोट्स बना शू मैं। उसने कहा ठीक है बना ले। तो ये अहम संतुष्ट हुआ ना, किस प्रकार से आपको, किस तरह से उस चीज को आपको करना था, किस तरह से इड और आपका जो सुपर ईगो था उसके बीच में आपको बैलेंस बिठाना था। यही बात जो है इसके अंतर्गत आती है। या आपने कभी कोई कार्टून फिल्म देखी हो तो ऐसा होता है ना कि कोई एक व्यक्ति कोई कुछ सोच रहा होता है, टॉम एंड जेरी टाइप का, और यहां से एक व्यक्ति निकलता है और बोलता है ऐसा कर ले, और इधर से एक और व्यक्ति निकलता है। कार्टून मूवीज में अक्सर दिखाया जाता है इस तरह के कैरेक्टर्स, और दूसरा बोलता है नहीं 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 ऐसा मत कर। या फिर कोई आप जैसे सास बहू टाइप के सीरियल देखता होगा आप में से कोई, तो उसमें इस तरह के दृश्य आते हैं कि कोई कैरेक्टर होता है, वो कुछ सोच रहा होता है, इतने में शीशे में उसके जैसी शक्ल की कोई एक और लेडी आ जाती है जो उसे कहती है कि हाँ हाँ तबाह कर दे उसका घर, और दूसरी बोलती है नहीं नहीं ये घर तो तेरा अपना है, तू कैसे तबाह करेगी इसे। तो ये जो इस तरह के जो संवाद होते हैं ना, व्यक्ति अपने आप से करता है इस प्रकार के, ये दरअसल इड ईगो सुपर ईगो की ही बात होती है। अब इड ईगो सुपर ईगो क्या है, इस पर दर्जनों किताबों में दर्जनों परिभाषाएं लिखी हुई हैं, लेकिन सबसे सरल सहज परिभाषा जो मुझे लगी और मुझे बहुत पसंद है ये परिभाषा मुझे मिली एनसीईआरटी में। तो मैं एनसीईआरटी की एज इट इज परिभाषा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले इसे बांचते हैं, पढ़ते हैं, फिर इसके ऊपर विमर्श करते हैं।
क्या कहती है परिभाषा कि व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति इदम, जिसको इड हम पढ़ रहे थे, इदम व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति ऊर्जा का स्रोत है। इसका संबंध व्यक्ति की आदिम आवश्यकताओं, काम इच्छाओं और आक्रामक आवेगों की तात्कालिक तुष्टि से होता है। यह सुखेप्सा सिद्धांत पर काम करती है। प्लेजर मोटिव, प्लेजर होना चाहिए जीवन में, बाकी क्यों कौन चाहे। और फ्राइड के अनुसार मनुष्य की अधिकांश मूल प्रवृत्तिक ऊर्जा कामुखी होती है। और फ्राइड जो कहते हैं वो तो कहते हैं कि भाई आदमी की सारी ऊर्जा जो है वो कामुखी होती है और शेष ऊर्जा आक्रामक होती है। ठीक है, या तो कामुक होगी या एग्रेसिव होगी फ्राइड के अनुसार। तो दमित इच्छा जो है, मैंने एक उदाहरण से आपको समझाया ना कि कोई एक बच्चे के पास, आपके दोस्त के पास पेंसिल था और आपके मन में आई कि ना खोज लाइन कौन बेरो पट्टे ले चलो, फिर कहीं एक आवाज आई नहीं 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 ऐसा नहीं करना है, आपने फिर कोई एक एक्टिविटी की। अब अहम क्या है, इसका विकास इड से ही होता है, याद रखिएगा अहम का विकास इड से ही होता है। और यह व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति आवश्यकताओं की संतुष्टि, मूल प्रवृत्ति आवश्यकताओं की संतुष्टि यानी इड की संतुष्टि, इदम की संतुष्टि कहां करेगा, वास्तविकता के धरातल पर करता है। रियलिटी, रियलिस्टिक लेवल पर यह काम को करता है। यानी वास्तविकता में क्या होता है, अहम होता है। वास्तविकता की बात जब आएगी तब अहम अपनी भूमिका निभाएगा, अहम रोल प्ले करेगा। और पराहम क्या है या परम अहम क्या है, इसे समझने और इसकी विशेषता बताने का सबसे अच्छा तरीका है, एनसीईआरटी ने बहुत प्यारी लाइन लिखी है, याद से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे अच्छा तरीका इसे समझने और इसकी विशेषता बताने का है कि इसे मानसिक प्रकारों की नैतिक शाखा के रूप में देखा जाना चाहिए। यह एक मॉरल साइंस है, नैतिक बात होगी। जब भी नैतिक बात हो रही है कि यार ये गलत है, ये सही है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये जो नैतिकता वाली बात है, ये इदम और अहम को बताता है कि किस विशिष्ट अवसर पर इच्छा विशेष की संतुष्टि नैतिक है। और ये कौन बताता है, ये परम अहम बताता है। अब कोई एक दोस्त है, मान लो कहीं बाजार में जा रहे हो, कोई सिगरेट पीता दिख गया और आपने पी लिया, किन बेरो पट्टे जार पियो, फिर कहीं मन से आवाज आई नहीं 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 यार ऐसे कैसे पी सकते हैं, गलत है, चलो यहां से। तो ये क्या है, ये आपका इदम अहम पर अहम है। ठीक है, अब आइए वापस यहां पे आते हैं। फ्राइड का एक विचार था, वो जो कोट हमने छोड़ दिया था उस पर वापस आते हैं। फ्राइड का विचार था कि इड को दो प्रकार की मूल प्रवृत्ति की शक्तियों से ऊर्जा प्राप्त होती है, जिन्हें जीवन प्रवृत्ति या मृत्यु प्रवृत्ति के नाम से, लाइफ इंस्टिंक्ट या डेथ इंस्टिंक्ट के नाम से जाना जाता है। मुमूर्षा भी जिसे कहते, मुमूर्षा भी जिसे हम कहते हैं। मूल प्रवर्तक जीवन शक्ति जो इड को ऊर्जा प्रदान करती है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, मूल प्रवर्तक जीवन शक्ति जो इड को ऊर्जा प्रदान करती है वह काम शक्ति या लिबिडो कहलाती है। क्या कहलाती है, काम शक्ति कहलाती है या फिर लिबिडो उसे कहा जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए, अब आते हैं एक प्रश्न पर कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा होता है। दमित इच्छाएं जिनकी हम बात कर रहे थे, दमन जिन इच्छाओं का होता है, कौन सी बात होगी यहां पर, क्या उत्तर आएगा, इसका उत्तर आएगा इदम। अहम तो वास्तविकता के धरातल पर, रियलिटी के लेवल पर बात करेगा, और यह बात करेगा पर अहम मोरालिटी के बात। ठीक है, फिर एक प्रश्न देखिए, फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए, कोई फर्क कौन पड़ा है, नैतिकता के है, कुएं में पड़ी नैतिकता थारी, मत तो खोज शू भी को पेन, मत तो चोर शू भी की पेंसिल, ऐसी बात, ऐसी प्रवृत्ति कौन करेगा, ऐसी प्रवृत्ति एक ही चीज करेगा जिसको इड कहते हैं, इदम कहते हैं। रीट लेवल 2 2017 में ये क्वेश्चन आया था। अब देखिए प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस कितना कारगर है। 2011 में जिस विचार को इन्होंने पूछा था, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, ठीक है, 2011 में इन्होंने पूछा था, सेम उसी लेवल पर वही प्रश्न है कि इतनी 4 लाइनें लिखने से प्रश्न का नेचर नहीं बदला, प्रश्न वही है, और 2017 में पूछ लिया वही प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अगला प्रश्न देखिए, मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर
आच्छाद रखता है, यह क्या कहलाता है? अब ये इड का ईगो पर आच्छाद रखने के लिए हमें एक चीज पढ़नी पड़ेगी जिसे अहम रक्षा युक्तियां कहा जाता है। अहम रक्षा युक्तियां यानी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। क्या कहा जाता है? ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ये इतने ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको अहम रक्षा युक्तियां कहते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने अहम को संतुष्ट करता है, किस प्रकार से यदि इस इड के और आपके परअहम के बीच में यदि असंतुलन बन जाए तो किस प्रकार से व्यक्ति स्वयं को संतुलित करता है, समायोजित करता है। आइए, सबसे पहले जिस अहम रक्षा युक्ति की बात हो रही है वो है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब युक्तिकरण, तर्क संगतीकरण। कोई आदमी अपने अहम को सेटिस्फाई करने के लिए जिस इस युक्ति का इस्तेमाल करता है, इसका एक सरल सा उदाहरण आप अपने इच्छा से समझेंगे कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि अरे परीक्षा जो है बार तो है, को नहीं कौन पढ़ा, जदोसी देखी जैसी फलाना डिमका पढ़ेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब एग्जाम 7-8 दिन हो जाएंगे, एग्जाम के 7-8 दिन पहले या जब मान लो एग्जाम दे आएंगे उस दिन फिर सोचेंगे एग्जाम नहीं होगी, चिंता ही मत करो, मैं कह रहा हूं ना नहीं होगी, ये करके उन्होंने टाइम वेस्ट कर दिया। अब जब एग्जाम हो गई तब बोलेंगे टाइम कम मिलियो, अब कड़े जना तेरो भाई सेलेक्ट को नहीं हो, नहीं तो अब कड़े रैंक निकालता, रैंक सेलेक्ट होना तो बहुत दूर की बात है, बहुत छोटी बात होगी सेलेक्ट होना, तो रैंक कार्ड तो तेरो भाई टाइम ही को नहीं मिलो, जल्दी एग्जाम होगी, मैं काम में लाग्यो, मैं भी काम में लागियो। तो आपने क्या एक युक्ति बना दी, अपनी असफलता को छिपाने के लिए आपने परिस्थितियों के ऊपर दोष मत दिया। अब इसके दो नाम भी दिए जाते हैं, इसको सॉर लेमन टाइप रैशनलाइजेशन इसके अंतर्गत आता है और इसके अंदर स्वीट लेमन टाइप रैशनलाइजेशन भी आता है। सॉर लेमन टाइप रैशनलाइजेशन मतलब वो लोमड़ी वाली कहानी याद करो, अंगूर खट्टे हैं, वो वाली बात यहां पर होती है। फिर आता है प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन टेक्निक, कि आपकी असफलता में आपको दुनिया भी वैसी ही नजर आने लग जाए। कोई आदमी पढ़ नहीं रहा, कोई आदमी के नंबर कम आ गए, घर वालों ने डांटना शुरू किया, छोरा इतना नंबर कम किया ले रहा है, अब कड़े अरे पापा मेरा ही को नहीं आया, सै का ही कम आया है, क्वेश्चन कम आए ना, गणित कम आए ना, तो सै का ही कम नंबर आया है, तो मेरा भी कम ही आगा। अरे भाई औरों के आए तो आए, तेरे क्यों कम आए? तू कोई सबके साथ कोई जॉइंट अकाउंट थोड़ी खोल रखा है तुमने परीक्षा के अंदर। तो ये क्या है? ये प्रक्षेपण तकनीक है कि आप अपने अहम जो आपका सेटिस्फाई होता है उसको रक्षा आपको करनी है, तो आप अपनी असफलता जो है वो किसी और के सिर मत दो। ठीक है कि यार सबके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ कुछ अलग थोड़ी हो गया। फिर आता है प्रतिक्रियाकरण, रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब है कि यदि कोई आपके साथ, ये अहम रक्षा युक्तियां हैं, याद रखिएगा इनको, कि कोई व्यक्ति की किसी स्थिति में कोई इड है, कोई इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति हो नहीं रही तो वो उसके एकदम विपरीत, एकदम डायमेट्रिकली अपोजिट बात करे। मान लो किसी व्यक्ति के अंदर कामेच्छा जागी हुई है, सेक्सुअल डिजायर्स काफी ज्यादा जागी हुई है, और वो बात कर रहा है एकदम ढेक घोटा पर बालाजी को नाम ले, पूजा पाठ करवा की, तो ये जो इस तरह की जो चीज है ये आपके अंदर, ये आपकी रिएक्शन फॉर्मेशन के अंतर्गत आती है। या फिर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी आदमी को बहुत जबरदस्त भूख लगी हुई है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, अंदर से इच्छा है कि रोटी खा लूं, और बोले नहीं 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 आज मेरो व्रत है, आज मैं रोटी कौन खाऊं। तो ये क्या चीज है? ये आपकी रिएक्शन फॉर्मेशन है, आप इस तरह से अपने अहम को सेटिस्फाई कर रहे हो। फिर आता है दमन। दमन का अर्थ है कि आपके ईगो ने आपकी इड के ऊपर अटैक किया और उस इड को इतना ज्यादा दबाया कि वो इड धीरे 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 समाप्त हो गई। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जिसको स्कूल में पीटा जाता था, कोई एक ऐसा टीचर जिसे बहुत मारता पीटता था, तो धीरे 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 उस व्यक्ति का, उस टीचर का नाम भूलता गया, वो स्कूल भी उसकी मेमोरी से चला गया, उसको अब उस बारे में कुछ भी याद नहीं है, उसको कुछ लेना देना भी नहीं है, कुछ सोचना भी नहीं है इस बारे में। तो ये जो है, ये दमन नाम की जो आपकी अहम रक्षा युक्ति है उसके अंतर्गत आता है। फिर आता है प्रतिगमन। प्रतिगमन का अर्थ है कि व्यक्ति पुराने एनवायरनमेंट में, पुराने परिवेश में, पुराने माहौल में फिर से आए। इसका एक बहुत शानदार उदाहरण पाठ्य पुस्तकों में दिया जाता है, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे किसी परिवार में कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है और जब उसी परिवार में कोई दूसरा बच्चा जन्म लेता है तो यह स्वाभाविक है कि माता पिता का, परिवार के लोगों का ध्यान उस दूसरे बच्चे की ओर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है।
ऐसे में वो जो बच्चा है, पहले वाला जो बेटा है, बच्चा है, वो भी उसी छोटे बच्चे की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि उससे वो चाहता है मुझे भी वैसे ही प्यार करो, मैं भी अभी बच्चा ही हूं। वो मुंह में अंगूठा लेना, चूसना और इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीजें प्रतिगमन के अंतर्गत आती है। ठीक इसी प्रकार यदि आप आक्रामक हो जाएं परिस्थितियों के प्रति या समाज के प्रति या अपने व्यवस्था के प्रति, अपने इर्द गिर्द जो परिवेश है उसके प्रति, किसी असफलता या किसी अपने अहम की संतुष्टि के लिए, तो वो आपकी एग्रेशन के अंतर्गत आएगी। विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, कि आपने अपने अहम की रक्षा के लिए अपनी कुंठा को कहीं और डिस्प्लेस कर दिया। कैसे? कि मान लो घर पे स्कूल गए, स्कूल में टीचर ने आपको बहुत डांटा, बहुत मारा, थे यार तारा छोड़ क्या भाई ने कूट गिरा करना जाते हैं, फिर मैं बताऊं धै 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 धै। तो ये क्या है? ये विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। ये क्लियर है? उसके बाद आता है कल्पना प्रवाह। कल्पना प्रवाह का मतलब है फैंटेसी। आप दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग करते हैं। मान लीजिए आपकी कोई इच्छा जो है वो पूरी नहीं हुई, तो आपने अपने ही मन में एक ऐसी दुनिया बना ली जहां आपको लगता है वो सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। जैसे आपने एक फिल्म देखी हो, दक्षिण भारतीय फिल्म है, बहुत शानदार, अपरिचित। अपरिचित में वो व्यक्ति जो होता है वो चाहता है कि समाज जो है वो अच्छा हो, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करे, ऐसा नहीं होता। तो फिर वो एक काल्पनिक दुनिया में जाता है, वहां उसे लगता है कि सब कुछ सही है, गरुड़ पुराण में जो लिखा है उसके हिसाब से सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये जो है ये कल्पना प्रवाह या फैंटेसी के अंतर्गत आता है। अब आइए इस सवाल पर वापस चलते हैं कि मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर आच्छाद रखता है, यह कहलाता है। अब सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो प्रश्न जो था, ये प्रश्न हिंदी में हो सकता है समझ में ना आया हो, और आपने भी अगर इसको आप याद कर रहे हो तो आप इसलिए याद कर रहे हो इसे कि ठीक है आपने इसे कहीं देख रखा हो, पढ़ रखा हो, या आपने इसको ऐसे ही याद कर लिया कि हाँ भाई आच्छाद ईगो पर रखता है तो जो रखता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा दबाव। पहली चीज दबाव, लेकिन स्टैंडर्ड वो शब्द नहीं है जिस शब्द की यहां पर बात कर रहा है। यह बात कर रहा है यहां पर अहम रक्षा युक्ति की, सूक्ति की, जिसे रिप्रेशन कहते हैं। और इस रिप्रेशन को हिंदी में हमने अभी अभी पढ़ा है दमन। अब आप ये मत कहिएगा कि दमन दबाव एक ही जैसे हैं। दमन दबाव दोनों बहुत अलग अलग सी चीजें हैं, लेकिन बात क्या है, अंग्रेजी में अगर इस प्रश्न को देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा रिप्रेशन की जहां पर बात हो रही है। इसीलिए मैं हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के भी नाम लेकर आया हूं। अंग्रेजी में यह कथन एक इस तरह से कह रहा था कि एक प्राथमिक साधन, देयर इज अ प्राइमरी टूल बाय विच ईगो कीप्स लिड ऑन इड। यह अंग्रेजी का कथन था। अंग्रेजी में क्वेश्चन ऐसे आया था, बाय विच ईगो कीप्स लिड ऑन इड। यह स्टैंडर्ड कथन है आपके सिगमंड फ्राइड का दिया हुआ अंग्रेजी में। अब हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए लिड का मतलब होता है ढक्कन, तो ढक्कन की जगह आच्छाद लिख दिया। सवाल जो है वो कुछ और है, सवाल वही है, लेकिन उसकी लैंग्वेज जो है वो कुछ और थी, जो बहुत अच्छे से अगर आप अंग्रेजी के शब्दों को देखें, थोड़ा सा याद करें तो समझ में आ जाएगी। इसलिए ईगो, जैसा मैंने कहा ना, ईगो जो है वो आपके बार बार इड के ऊपर हमला करती है और इड को पूरी तरह समूल रूप से नष्ट कर देती है। ये जो स्थिति है, ये दबा, वो कहीं दब जाती है बीच में, वो आपको याद ही नहीं रहता कि ऐसी कोई चीज आपके दिमाग में है भी क्या, ऐसी कोई याद भी आपके मन में है क्या। यही आपका दबाव कहलाता है। इसी को, माफ कीजिएगा, दमन कहलाता है। सही बात कहते हैं, दमन कहलाता है, इसी को रिप्रेशन कहते हैं। तो आज की कक्षा में हमने कुछ वो प्रश्न देखे जो रीट में पहले पूछे गए हैं। आइए एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं उन सारी चीजों को जिन्हें आज हमने देखा। सबसे पहले बात करते हैं इस बाहरी आभास के आधार पर। तो बाहरी आभास की बात कर रहा है तो सतही दृष्टिकोण होगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने किया था, तो हिप्पोक्रेट्स ने किया था। ठीक है। उसके बाद हमने व्यक्तित्व के प्रकार देखे थे, प्ररूप उपागम जिसे टाइप थ्योरी कहा जाता है, विशेषक उपागम जिसे ट्रेट थ्योरी कहा जाता है। टाइप में व्यक्तित्व किस किस टाइप का है और ट्रेट में व्यक्तित्व की थ्योरी का, व्यक्तित्व का जो पक्ष है वो किस तरह का है। उसके बाद हमने देखा था, इस पूरे ग्राफ को समझने की कोशिश की थी और इस पूरे ग्राफ के जरिए हमने समझा था कि हिपोक्रेट्स का जो डेफिनेशन है, जो डायमेंशन है वो क्या है। हिपोक्रेट्स 4 भागों में इसे वर्णित करते हैं। सांग्युआइनाइन जो अधिक रुधिर वाले हैं, कॉलेरिक जो पीले पित्त वाले हैं, उसके बाद मेलैंकोहॉलिक जो काले
पित्त वाले हैं और फ्लैग्मेटिक जो कफ प्रवृत्ति वाले हैं। फ्लैग्मेटिक जो लोग होते हैं वो संवेगात्मक और रूप से तो सशक्त होते हैं किंतु शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। वहीं सांग्वाइन जो है वो शारीरिक और संवेगात्मक दोनों तरह से स्थिर, सशक्त और स्वस्थ होते हैं। उसके बाद कॉलेरिक को जब हमने पढ़ा था तो ये संवेगात्मक रूप से कमजोर किंतु शारीरिक रूप से शक्तिशाली होते हैं। और जब हम मेलानकोहलिक को पढ़ते हैं तो संवेगात्मक और शारीरिक दोनों स्तर पर कमजोर होते हैं। ऊपर एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा, नीचे इंट्रोवर्ट हो जाएगा, दाईं तरफ स्टेबल हो जाएगा, बाईं तरफ अनस्टेबल होगा। फिर हमने शेल्डन की परिभाषा समझी थी जो एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक में व्यक्ति को शारीरिक स्तर पर परिभाषित करते हैं और इसी के आधार पर यह बताते हैं कि व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके पर्सनैलिटी किस प्रकार की होगी। उसके बाद हमने देखा था एक प्रश्न, बहिर्मुखी व्यक्ति अंतर्मुखी व्यक्ति से किस प्रकार से भिन्न होता है। हमने यह भी पढ़ा था कि बहिर्मुखी अंतर्मुखी का जो ये वर्गीकरण है ये युंग नामक व्यक्ति ने दिया था और इस प्रश्न का उत्तर था बी। उसके बाद हमने पढ़ा था आज की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, उनका भंडार ग्रह क्या होता है। दमित इच्छाएं कहां टिकी हुई रहती हैं? टिकी हुई रहती हैं साहब इदम के अंदर। उसके बाद हमने फ्राइड का सिद्धांत देखा था कि फ्राइड के सिद्धांत में सामवेगिक द्वंद्वों के स्रोत, परिणाम और लोगों का जो इसके प्रति रुझान होगा, जो लोगों का जो रवैया होगा उसकी हम बात करेंगे। चेतना के 3 स्तर बताए थे, चेतन, पूर्व चेतन, अचेतन। फिर व्यक्तित्व की संरचना की इन्होंने बात की थी, व्यक्तित्व के 3 बताए थे संरचनात्मक तत्व, ईडम, अहम और पराहम। फिर कहा था कि मूल प्रवर्तक जीवन शक्ति को इड ऊर्जा प्रदान करता है और उसे जो इड को ऊर्जा प्रदान करता है, माफ कीजिएगा, उसे क्या कहा जाता है? लिबिडो कहा जाता है। इदम, अहम, पराहम को हमने समझने की कोशिश की थी। सुखेप्सा सिद्धांत पर इड चलता है, अहम जो है वो वास्तविकता के धरातल पर चलता है और पराहम क्या बात करता है? नैतिकता की बात करता है। फिर फ्राइड से जुड़ा हुआ एक प्रश्न देखा था हमने कि बनावट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत अनैच्छिक रूप से संतुष्ट उसे करता है? तो यह था ईदम। और उसके बाद एक और प्रश्न देखा था कि ईगो कीप्स लिड ऑन इड। मैं यहां लिख देता हूं ताकि आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। कीप्स लिड ऑन इड, तो क्या होगा? ये दबाव, जिसे दमन कहते हैं, रिप्रेशन कहते हैं। फिर हमने अहम रक्षा युक्तियां देखी थी, युक्तिकरण जिसे रैशनलाइजेशन कहा जाता है, प्रक्षेपण जो प्रोजेक्शन, प्रतिक्रियाकरण आदमी एकदम ऑपोजिट प्रतिक्रिया दे, दमन जिसमें आदमी अपनी ईड को दबा दे, प्रतिगमन आदमी पहले की व्यवस्थाओं पर वापस जाए, प्रतिगमन पहले की स्थिति में जाए, आक्रामकता एग्रेसिव हो जाए, डिस्प्लेसमेंट आपको कहीं से डांट पड़ी और आपने वो डांट अपने बच्चे पर ट्रांसफर कर दी, और कल्पना प्रवाह यानी फैंटेसी। तो इस प्रकार से हमने आज के कुछ प्रश्न देखे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर आप सभी साथियों को पसंद आया होगा। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कलाम एकेडमी कटिबद्ध है आपके लिए इसी प्रकार का कंटेंट, इसी प्रकार के लेक्चर्स लाने के लिए। मुझे दीजिए विदा, मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और रीट की तैयारी में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।